बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आरजी बार्टल की बुक से ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लिमिट्स का, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर था। आरजी बार्टल की बुक में ये चैप्टर 4 है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की लिमिट्स को हम पढ़ेंगे। लिमिट का एक स्पेशल केस ऑलरेडी आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, वो था लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको ये कैलकुलस की हिस्ट्री मिलेगी, लिमिटिंग प्रोसेस के बारे में। न्यूटन, लेबनीज, आयलर, यूक्लिडियन, कॉशी, इन सारों के बारे में, वेस्ट्रॉस, ये डिटेल यहाँ पे दी हुई है। फर्ज करें कि आपके पास एक सबसेट है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का। एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं ए से आर पे। आप जानते हैं कि फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि पूरी डोमेन पे डिफाइंड हो भी सकता है। उस सूरत में एफ आर टू आर कहलाएगा, और ये भी हो सकता है कि ये इसके किसी प्रॉपर सबसेट पे डिफाइंड हो। ठीक है, इसलिए हमने एक सबसेट लिया ए और फंक्शन हमारा ए से आर पे। अब लिमिट फाइंड करने के लिए जब आप लिखते हैं लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू ए, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझना पड़ेगा वो इस ए के बारे में समझना पड़ेगा कि ये ए किस किस्म का पॉइंट होगा जिस पे आप लिमिट फाइंड कर लिया करेंगे। ठीक है, तो आंसर इज दिस पॉइंट इज क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सेट ए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्लस्टर पॉइंट क्या होता है। एक सबसेट है आर का, सी एक रियल नंबर है। दिस रियल नंबर विल बी कॉल्ड एज क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए अगर हर डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए आपको ए में कम से कम एक पॉइंट एक्स ऐसा मिल जाए जो कि सी के अलावा हो, और उसका सी से जब डिस्टेंस लिया जाए तो वो डेल्टा से कम हो। ठीक है, अच्छा, क्या मतलब इसका मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक फर्ज करें, ये रियल लाइन है। एक हम ले लेते हैं सेट 0 1 ओपन इंटरवल। ये आपने एक सेट ले लिया, इसे हम ए का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए 1 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। 1 क्योंकि ओपन इंटरवल है, 1 इसका एलिमेंट नहीं है। लेकिन 1 के अंदर एक खूबी है। वो क्या खूबी है? वो ये खूबी है कि 1 के गिर्द डेल्टा रेडियस का कोई भी आप ओपन इंटरवल बनाए, इसको हम नेबरहुड कहते हैं। डेल्टा रेडियस, डेल्टा कोई भी नंबर ले लें, यानी खा कितना ही स्मॉल क्यों ना हो जाए, आप जब भी कोई इंटरवल बनाएंगे तो आप देखेंगे उस इंटरवल में ए के, अब इसमें बेतहाशा पॉइंट ए के शामिल है। ज़रूरी नहीं कि आप डेल्टा यही रखें, आप इसको कम करके देख लें। आप इस इंटरवल को, डेल्टा को कम करके, छोटा करके देख लें। 1 के गिर्द एक छोटा सा इंटरवल है, इसमें भी ए के पॉइंट, ये वाले पॉइंट शामिल है ए के। आप जितने छोटे से छोटा इंटरवल ले लें, क्योंकि 1 के लेफ्ट पे कुछ ना कुछ ज़रूर शामिल होगा उसमें, और वो जो कुछ भी होगा वो ए के पॉइंट्स होंगे। लिहाजा आप कह सकते हैं कि 1 एक ऐसा रियल नंबर है कि आप उसके गिर्द डेल्टा रेडियस का जो भी आप इंटरवल बनाएंगे, उस इंटरवल में ए के पॉइंट ज़रूर होंगे। ऐसे पॉइंट को हम क्लस्टर पॉइंट कहते हैं। एक दूसरी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने एक एग्जांपल ली है 2 की। अब आप देखें 2 के गिर्द ये मैंने एक छोटा सा इंटरवल बनाया, और इस इंटरवल में ए का कोई पॉइंट शामिल नहीं, क्योंकि ए तो 0 1 ओपन इंटरवल है, लिहाजा इसमें कोई पॉइंट शामिल नहीं। इसका मतलब है 2 ए का क्लस्टर पॉइंट नहीं है। इसी तरह से -1 यहाँ मैंने लिया, -1 के गिर्द एक छोटा सा इंटरवल बनाया। इस इंटरवल में ए का कोई पॉइंट नहीं है, लिहाजा -1 इसका क्लस्टर पॉइंट नहीं है। लेकिन जब मैं 0 पे कहूँगा, 0 के गिर्द मैं जितना मर्जी छोटा इंटरवल बनाऊँ, उसके अंदर ए के पॉइंट ज़रूर होंगे, लिहाजा 0 ए का लिमिट पॉइंट है, 0 ए का क्लस्टर पॉइंट है। इसी तरह मैं अगर इसके इंटीरियर में से कहीं से भी कोई पॉइंट लेता हूँ, उसके गिर्द बनने वाले ओपन इंटरवल में ए के इस पॉइंट के अलावा ज़रूर पॉइंट शामिल होंगे, लिहाजा ए के अंदर पाए जाने वाले सारे पॉइंट भी इसके क्लस्टर पॉइंट्स हैं। 0 और 1 भी इसके क्लस्टर पॉइंट है, लेकिन जो बाहर पॉइंट्स हैं इस इंटरवल से या बाउंड्री से भी बाहर, वो इसके क्लस्टर पॉइंट नहीं है। तो ये डेफिनेशन आ गई, पहली डेफिनेशन आपके सामने आ गई क्लस्टर पॉइंट की। इसे यूं बयान किया गया, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर, सी इज अ रियल नंबर। सी कब क्लस्टर पॉइंट होगा ए का? जब हर डेल्टा के साथ जब आप कोई इंटरवल बनाएंगे,
सी पॉइंट के गिर्द, उसमें ए का कम से कम एक पॉइंट ज़रूर शामिल होगा, तो वो क्लस्टर पॉइंट होगा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि ये अगर ए है और यहाँ एक पॉइंट 2 पड़ा है, तो 2 के गिर्द एक डेल्टा को बहुत ज़्यादा बढ़ा के एक इंटरवल ऐसा बना दें जिसमें ए का पॉइंट हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन पे गौर करें। क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन ये नहीं कहती कि एक डेल्टा के लिए ऐसा हो कि उसके साथ जो इंटरवल बने उसमें ए के पॉइंट्स हों। क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन ये कहती है कि हर डेल्टा के साथ, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना इंटरवल लें, जो भी इंटरवल आपका उस पॉइंट के गिर्द बनेगा, उसमें उस पॉइंट के अलावा ए का एक पॉइंट कम से कम ज़रूर होना चाहिए, तब वो क्लस्टर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारी होगी डेफिनेशन क्लस्टर पॉइंट। मज़ीद इसकी डिटेल में आपको लेके जाता हूँ। ये जो मैं इंटरवल कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि x माइनस सी मॉड इज़ लेस दैन डेल्टा। इसे अगर आप सॉल्व करें तो माइनस डेल्टा लेस दैन x माइनस सी लेस दैन प्लस डेल्टा, एंड c माइनस डेल्टा लेस दैन x लेस दैन c प्लस डेल्टा। तो आपने देखा कि ये एक ओपन इंटरवल बन गया c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा तक। इसे ही हम C पॉइंट का नेबरहुड कहेंगे, जिसका रेडियस डेल्टा रखा हुआ है, इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये डेल्टा नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इसको आगे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं मज़ीद। अब आ जाते हैं एक स्पेशल केस में। स्पेशल केस ये है कि सपोज कि आपका जो सेट है जिसके आप क्लस्टर पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, सपोज कि वो फाइनाइट है। ठीक है, और फिर आप याद रख लें कि ए फाइनाइट सेट हैज़ नो क्लस्टर पॉइंट्स, उसके क्लस्टर पॉइंट होते ही नहीं है अगर फाइनाइट हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे ए के अंदर 2 पॉइंट पड़े हैं 1 एंड 2, ये हमने एक रियल लाइन ड्रा कर ली। इस रियल लाइन के ऊपर ए सेट बनाया जा सकता है। ये एक पॉइंट है 1, दूसरा पॉइंट ये है 2, ये ब्लू में ए सेट है। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, पहले 1 को चेक करें, क्या 1 इसका क्लस्टर पॉइंट है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि 1 के गिर्द एक छोटा सा इंटरवल बनाओ, तो इस इंटरवल में ए का सिर्फ एक पॉइंट शामिल है 1, उसके अलावा कोई शामिल नहीं। डेफिनेशन ये कहती है क्लस्टर पॉइंट की कि 1 इसका क्लस्टर पॉइंट तब होगा अगर 1 के अलावा इसमें ए का कोई पॉइंट, लिहाजा 1 इसका क्लस्टर पॉइंट नहीं है। 2 के गिर्द भी एक छोटा सा इंटरवल बनाए, उसमें सिर्फ इस सेट का एक एलिमेंट 2 ही होएगा, 2 के अलावा कोई नहीं होगा, इसका क्लस्टर पॉइंट नहीं है। बाकी पॉइंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मिसाल के तौर पे यहाँ 5 पड़ा है, तो आप बड़ा इजीली देख सकते हैं कि उसमें तो ए का कोई पॉइंट नहीं आएगा, लिहाजा इसका कोई भी क्लस्टर पॉइंट नहीं है। सेम यही एग्जांपल लेके आप कोई सा भी फाइनाइट सेट लेके आप इसी आर्गुमेंट के साथ आप प्रूव कर सकते हैं कि फाइनाइट सेट का कोई भी क्लस्टर पॉइंट नहीं होता। सेम इज द केस विद सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब मैं इनफाइनाइट सेट की तरफ आ रहा हूँ, यानी फाइनाइट सेट के बारे में तो तय हो गया कि उनका क्लस्टर पॉइंट नहीं था। बहुत सारे इनफाइनाइट सेट भी ऐसे हैं जिनका इसी सेम रीजन की वजह से क्लस्टर पॉइंट नहीं होता। जैसे 1 का कोई क्लस्टर पॉइंट नहीं, 2 का कोई क्लस्टर पॉइंट नहीं, जब आप डेल्टा बहुत स्मॉल रखते हैं जैसे कि 1/2 रख लेते हैं। इसी आर्गुमेंट के साथ आप प्रूव कर सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट क्लस्टर पॉइंट नहीं है, सेट ऑफ होल नंबर कोई क्लस्टर पॉइंट नहीं, सेट ऑफ इंटीजर कोई क्लस्टर पॉइंट नहीं। यही वजह है कि जब आप इनके डिराइव्ड सेट लिखते हैं तो वो एम्प्टी सेट आता है, क्योंकि इसका क्लस्टर पॉइंट की लिमिट पॉइंट कहते हैं, इनके कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, इनका डिराइव्ड सेट एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, तो एक आपने देख लिया कि कोई भी फाइनाइट सेट होगा तो उसका तो क्लस्टर पॉइंट होगा ही नहीं। इनफाइनाइट सेट में आपने बहुत सारी एग्जांपल देख ली जिनके क्लस्टर पॉइंट नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट केस में मे और मे नॉट बी। मिसाल के तौर पे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि 0-1 इंटरवल एज ए सेट ये एक इनफाइनाइट सेट है, इट कंटेन इनफाइनाइट रियल नंबर्स। लेकिन जब इसके क्लस्टर पॉइंट हैं, जो इसके क्लस्टर पॉइंट्स हैं वो सारा का सारा क्लोज इंटरवल 0-1 है। इसके बाउंड्री पॉइंट भी, इसके इंटीरियर भी, ये इसके क्लस्टर पॉइंट्स हैं। कुछ दीगर एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये एक रिजल्ट है, पहले एग्जांपल से पहले बहुत आसान सा रिजल्ट है। अब आपको मैं एक ज्योमेट्री के लिए इसको समझा भी देता हूँ। हमने मान लिया कि ये R है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यहाँ हमने एक सेट A मान लिया, ये सेट A है। एक हम मानी बैठे हैं कि इसका क्लस्टर पॉइंट C,
सपोज सी इज द क्लस्टर पॉइंट ऑफ दिस सेट ए, ठीक है। ए वाज सबसेट ऑफ आर, सी एक रियल नंबर था जिसे हम ए का क्लस्टर पॉइंट, और हम जानते हैं क्लस्टर पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। और बाय डेफिनेशन क्या बात आपने सीखी, आपने ये सीखा कि अगर आप कोई भी डेल्टा लें, साल के तौर पर डेल्टा 1 रख लो, और 1 रेडियस का जब आप इसके गिर्द इंटरवल बनाएंगे सी -1 सी +1, उसमें ए का एक पॉइंट कम से कम जरूर होगा, क्योंकि ये इसका क्लस्टर पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये इसका क्लस्टर पॉइंट है, लिहाजा ये बात तय होगी कि सी के गिर्द जो भी इंटरवल बनेगा उसमें ए का एक पॉइंट सी के अलावा जरूर होगा। फर्ज कर लेते हैं उसे हम A1 कह देते हैं। अच्छा, अब आप डेल्टा कम कर दें, 1/2 ले लें, हाफ हो जाएगा, ठीक है। आपका इंटरवल यहाँ आ जाएगा C -1/2 C +1/2। तो अब दूसरे स्मॉल इंटरवल के लिए भी क्योंकि C क्लस्टर पॉइंट है, लिहाजा यहाँ भी आपको एक पॉइंट मिलेगा A का, उसे हम A2 कह देते हैं। एंड कंटिन्यूइंग इन द सेम मैनर, A1 A2, आप डेल्टा 1/1 1/2 1/3 1/4 रखते चले जाएं, आपको A1 A2 A3 आपको A के अंदर एक सीक्वेंस मिलता जाएगा जो कि बस आप देख लेंगे जो सी को कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी स्टेटमेंट शायद समझ जाएंगे, इसे आप तवज्जो से देखते हैं हम। ए नंबर सी in R is a cluster point of a subset A of R if and only if there exists a sequence A n in A such that whose limit is C and A n is different from C। क्योंकि C तो नहीं ले सकते आप, A के जो पॉइंट लेंगे वो अदर देन C लेंगे फॉर ऑल n in A, ठीक है। दो बातें हो गई। पहली बात क्लस्टर पॉइंट के बारे में ये हो गई कि हर ओपन इंटरवल में एक पॉइंट होएगा। अब आपने देखा ना सिर्फ एक पॉइंट, क्योंकि हर इंटरवल में होगा, तो आप इंटरवल लेंथ कम करते करते आप कह सकते हैं कि C in R is a cluster point of A subset of R if and only if there exists a sequence AN in A with AN converges to C, जिसकी लिमिट C है, और and AN is different from C for all n, ठीक है। अब आप ये भी याद रख लें कि कोई भी पॉइंट सेट का क्लस्टर पॉइंट अगर हुआ तो उसके अंदर एक सीक्वेंस पाया जाएगा जो उसे कन्वर्ज करेगा। ये भी बाज़-औक़ात बहुत हेल्पफुल रिजल्ट है क्लस्टर पॉइंट प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। अब आ जाए कुछ एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल नंबर 1, फॉर द ओपन इंटरवल 0 1 एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज इंटरवल इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ A1। ना सिर्फ 0 1 के लिए बल्कि हर ओपन इंटरवल के लिए याद रख लें जो उसका रेलेवेंट क्लोज इंटरवल बनेगा ए बी, ये इसके क्लस्टर पॉइंट हुआ करेंगे। ना सिर्फ बाउंड्री बल्कि इंटीरियर पॉइंट भी इसके क्लस्टर पॉइंट होंगे। अच्छा, नंबर 2, सेकंड रिजल्ट, इफ फाइनाइट सेट हैज नो क्लस्टर पॉइंट, हम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि फाइनाइट सेट के एलिमेंट ऐसे अकेले अकेले पड़े होंगे। ऐसे जब वो अकेले पड़े होंगे तो नहीं आसानी से कैद किया जा सकता है छोटे से इंटरवल लेके, तो वो क्लस्टर पॉइंट नहीं बन पाएंगे। तो फाइनाइट सेट, और मैंने आपसे कहा कि इनफाइनाइट सेट में भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर के लिए यही लॉजिक यूज की जा सकती है कि उनका कोई क्लस्टर पॉइंट नहीं है। नंबर डी एक ज़ात खुद एक सीक्वेंस है 1/n। इसके जो क्लस्टर पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0 है। कैसे? अभी अगर आप यही रिजल्ट अप्लाई कर दें जो आपने थ्योरम पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट क्लस्टर पॉइंट तब माना जाएगा जब उस सेट के अंदर एक सीक्वेंस पड़ा होगा जो उसे कन्वर्ज करेगा। अब 1/n के अंदर पाया जाने वाला हर सीक्वेंस 0 को ही कन्वर्ज करेगा। कैसे मैं कह सकता हूँ, ये देखिए 1/n है, आप 1/n² ले लें, आप 1/2 ले लें, 1/3 ले लें, कोई भी सीक्वेंस आप इस सेट में बनाएं उसकी लिमिट 0 ही होगी। इसका मतलब 0 के अलावा कोई क्लस्टर पॉइंट नहीं हो सकता। ज्योमेट्रिकली भी अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझा सकता हूँ। ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, ठीक है। आपका जो सीक्वेंस पड़ा है इस वक्त, ए सेट जो आपका पड़ा है वो कहाँ कहाँ पड़ा है, उसकी एक टर्म तो है 1, ये आ गया 1। सेकेंड टर्म है 1/2 कम हुई, 1/3 मज़ीद कम हुई, 1/4 मज़ीद कम हुई, एंड अप टू सो ऑन। इतनी कम हो जाएगी
कि जीरो के आर्बिट्रेरीली क्लोज हो जाएगा, ना तो जीरो होगा क्योंकि एन की जो मर्जी वैल्यू रखें जीरो नहीं होगा, ना नेगेटिव होगा, एन पॉजिटिव है इसलिए 1/n हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ये आपके पास है सेट। पहली बात तो ये याद रखें कि इस सेट का कोई भी पॉइंट इसका क्लस्टर पॉइंट नहीं है। बहुत आसान लॉजिक है, कोई भी पॉइंट आप ले लें, चाहे आप 1/3 ही क्यों ना ले लें, आपको पता है हर दो रियल नंबर 1/3 के इधर सेट का पॉइंट पड़ा है, 1/2 इधर पड़ा है 1/4, आपको पता है हर दो रियल नंबर के दरमियान बेशुमार रियल नंबर है। तो 1/3 और 1/2 के दरमियान कोई छोटे से छोटा, इतना छोटा कि वो 1/3 और 1/4 से भी कम हो, एक पॉइंट रियल नंबर लेके आप एक छोटा सा इंटरवल बना लें, उस इंटरवल में 1/3 के अलावा ए का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। आप ये लॉजिक हर नंबर के लिए यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1/100, इससे पीछे 1/1 माइनस 1/101 होगा। अब 1/100 और 1/101 के दरमियान भी तो बहुत सारे रियल नंबर है। अगर आप छोटा सा इंटरवल बना लें 1/100 के गिर्द, जिसमें 1/101 भी ना आए, 1/99 भी ना आए, तो फिर साफ ज़ाहिर प्रूव हो जाएगा कि 1/100 भी क्लस्टर पॉइंट नहीं। ठीक है, तो क्योंकि ये पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट पड़े हुए हैं, तो ऐसा पॉइंट क्लस्टर पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, जीरो। अब आप देखो जीरो की खूबी, जीरो का कमाल क्या है। जीरो के आप जो भी इंटरवल बनाओगे ना, थोड़ा सा राइट साइड पे तो आपको जाना ही पड़ेगा। जब भी जीरो से थोड़ा सा राइट साइड पे जाओगे तो 1/n फॉर्म का कोई ना कोई एलिमेंट जरूर वहां पड़ा होगा। ठीक है, यही वजह है कि जीरो इज द क्लस्टर पॉइंट, और इसके अलावा कोई क्लस्टर पॉइंट नहीं। लेकिन मैंने आपको आसान तरीका बता दिया कि इसके अंदर आपको सीक्वेंस ही जस्ट वो मिलेगा जो जीरो को कन्वर्ज करेगा, तो सिर्फ जीरो ही इसका एक क्लस्टर पॉइंट होगा, इसके अलावा इसका कोई क्लस्टर पॉइंट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आ जी, if I is equal to 0, 1 close interval, then the set A5 क्या है, ये 0, 1 इंटरसेक्शन Q का मतलब है इट कंसिस्ट ऑल रैशनल नंबर इन दिस इंटरवल 0, 1, यानी 0, 1 इंटरवल में पाए जाने वाले तमाम रैशनल नंबर्स। It follows from the density theorem that every point in I is a cluster point of a set। मैं आपको समझा देता हूँ। I है 0, 1 के दरमियान, I तो इंटरवल है 0, 1, ठीक है। हमारा जो सेट A है वो इस वक्त I इंटरसेक्शन Q, यानी 0, 1 पूरा इंटरवल नहीं, बल्कि इसके दरमियान पाए जाने वाले रैशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब देखना ये है कि इसके क्लस्टर पॉइंट कौन कौन से हैं। फर्ज करते हैं कि A हमारा, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि ये हमारा इंटरवल है 0, 1, इसके अंदर हमारा सेट A पड़ा हुआ है कहीं पे, जो इसके अंदर रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन बड़ी वाज़ेह है। आप कोई भी इस इंटरवल का पॉइंट लो ना, कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट को आप प्रूव कर सकते हो कि वो इसका क्लस्टर पॉइंट है, जस्ट बाय डेफिनेशन। कैसे? देखो, ये सी है, इसके गिर्द कोई भी इंटरवल बनाओ, खा वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, बेशक छोटे से छोटा इंटरवल बना लो इसके गिर्द। आप मुझे बताओ, जब किसी भी रियल नंबर सी के गिर्द रियल लाइन पे एक इंटरवल बनाया जाएगा तो उसके अंदर रैशनल नंबर होंगे, इरेशनल भी होंगे। ठीक है, यानी रैशनल भी होंगे, रैशनल भी होंगे। जब आप ये मान लेंगे कि सी के गिर्द बनने वाले हर इंटरवल में रैशनल नंबर हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उसके अंदर ए के पॉइंट्स हैं। ओके, ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 0, 1 आर इन द इंटरवल 0, 1। ठीक है, तो अब आप कोई भी रियल नंबर यहाँ इस इंटरवल में मिलाओ, उसके गिर्द कोई भी इंटरवल लो, उसके अंदर रैशनल नंबर तो आएंगे। इसका मतलब है हर पॉइंट इस इंटरवल का, 0, 1 इंटरवल का हर पॉइंट इस सेट का क्लस्टर पॉइंट है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आ गई। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम लिमिट की डेफिनेशन पढ़ने जाएं। ठीक है, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर, सी बी ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब आप बखूबी समझ गए क्लस्टर पॉइंट क्या होता है, और ये भी जान गए कि क्लस्टर पॉइंट में आर मे नॉट बी द पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए का पॉइंट हो या ना हो, क्लस्टर पॉइंट होना चाहिए उसे। ठीक है, और मैं आपको समझाता चलूँ क्यों क्लस्टर पॉइंट होना चाहिए। जब आपने कहना है कि x अप्रोचेस टू a, तो x तो आपका a का एलिमेंट है। ठीक है, आप किसी पॉइंट c पे अगर लिमिट निकालना चाहते हैं तो क्या मतलब है x अप्रोचेस टू c का? x अप्रोचेस टू c का यही मतलब है कि वो c से जुदा ना हो, वो पॉइंट, वो c पॉइंट a से जुदा ना हो।
यानी आपके पास ए में पूरा एक रास्ता मौजूद हो उस सी पॉइंट तक पहुंचने का। यही तो हमने कहा था क्लस्टर पॉइंट में कि सी तब क्लस्टर पॉइंट होगा अगर ए में पूरा एक सीक्वेंस पड़ा हो जो उसे कन्वर्ज करे। तो ये सीक्वेंस नए तौर पे वो रास्ता देता है हमें कि आपका जो एक्स है वो सी को अप्रोच कर जाए। ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन है, ए है सबसेट है आर का, ठीक है, सी इज द क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए एंड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू आर। अब हम कहेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो एल है एज एक्स अप्रोचेस टू ए। कब कहेंगे? इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a delta depending upon epsilon greater than 0 such that कि अगर आपका जो पॉइंट x है वो c के गिर्द हुआ और डेल्टा से भी ज़्यादा करीब हुआ तो फिर आपका जो फंक्शन है वो उस नंबर l के एप्सिलॉन से भी ज़्यादा करीब हो जाएगा। ये डेफिनेशन है लिमिट की। यानी आप कहते हैं कि आपका एफ ऑफ एक्स एल को अप्रोच कर जाएगा। क्या मतलब है अप्रोच कर जाएगा का मतलब ही यही है कि आप जितना भी एप्सिलॉन फर्ज करो ये जो एल एफ ऑफ एक्स है ये एल से उससे भी कम डिस्टेंस पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है लिमिट की, इसे आप याद रख लें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल कब होगी? इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of x is close to L then epsilon whenever x minus v is less than delta। ठीक है, इसे आप ज्योमेट्रिकली भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आप फंक्शन के ग्राफ में देखना चाहें तो फर्ज करो कि ये एक नंबर L है और यहाँ आपके पास एक नंबर x है, ए नंबर C है जहाँ पे आप लिमिट लेना चाहते हैं। सी के गिर्द आपका ये इंटरवल है सी प्लस डेल्टा, इस तरह से एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अब आप कहते हैं कि जब आपका एक्स इस इंटरवल में होगा सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा तो उस वक्त आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो इस रेक्टेंगल में रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो कि आपका एक्स सी के गिर्द इस इंटरवल में हो तो आपका एफ ऑफ एक्स कहाँ होना चाहिए? वो इस रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए। और अगर वो इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं है तो इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट एल नहीं है। नेक्स्ट इज अ वेरी फेमस रिजल्ट दैट अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे तो वो हमेशा यूनिक होती है। इफ f is a function from a to r, c is a cluster point of a, then f can have at most one limit at c। ठीक है, this is the uniqueness of limit। let f is a function from a to r। अभी understood है कि a is subset of r, c is a cluster point of a, and the following statements are equivalent। Limit f of x is L as x approaches to c if and only if given any epsilon neighborhood of L there exists delta neighborhood of c such that for any point in their intersection f of x belongs to the epsilon neighborhood of L। This is not difficult। देखें कैसे आप यहाँ तक पहुँच गए कि f of x minus L limit this is less than epsilon whenever 0 less than x minus c less than delta। अब देखिए इसे ज़रा सॉल्व करें। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास L माइनस एप्सिलॉन लेस देन f of x लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। इसे सॉल्व करें, ये बन जाएगा c माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन c प्लस डेल्टा। अब इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, जिसका मतलब कि x बिलोंग्स टू द नेबरहुड ऑफ c ऑफ रेडियस डेल्टा। इसे आप यूं लिख सकते हैं, c सेंटर है, डेल्टा रेडियस। अगर ऐसा हो कि x बिलोंग्स टू ए डेल्टा नेबरहुड ऑफ c तो f of x कहाँ चला जाएगा? f of x बिलोंग करेगा L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन, और इसे आप लिख सकते हैं नेबरहुड ऑफ L विथ रेडियस एप्सिलॉन। यही बात लिखी हुई है कि f of x की लिमिट L कब होगी? इफ देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा नेबरहुड ऑफ c such that if x is not equal to c and in the intersection of this neighborhood with a, then f of x belongs to the epsilon neighborhood of L। Okay, these are some very trivial examples like
द कांस्टेंट फंक्शन, लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू द कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, यहाँ आपके पास एफ ऑफ एक्स भी है फॉर ऑल एक्स इन डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट आप जानते हैं, कांस्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, एग्जांपल 2 बेसिकली ये आइडेंटिटी फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स इन डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, कांस्टेंट ये आइडेंटिटी फंक्शन की लिमिट क्या होगी, जिस पॉइंट पे वो लिमिट ली जाती है वही पॉइंट आ जाता है। एप्सिलॉन डेल्टा से भी ये बड़ा आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर लिमिट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और आप जनरली आप कह सकते हैं कि अगर आपका जो फंक्शन है, सपोज दिस इज एक्स एन, उसकी जो लिमिट होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स एन इज इक्वल टू सिंपली सी एन। ठीक है, यानी आप जस्ट क्या करेंगे, आप x की वो वैल्यू पुट कर देंगे, वो लिमिट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आगे चलते हैं हम। वेरी ऑब्वियस, लिमिट x अप्रोचेस टू c 1/x इज इक्वल टू 1/c। ठीक है, फॉर दिस c इज नॉट 0। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, फॉर c ग्रेटर देन 0, दिस इज आल्सो ट्रू फॉर c ग्रेटर देन 0, दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे एमसीक्यूज के हवाले से आपको एप्सिलॉन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप जस्ट इसकी लिमिट आपको सॉल्व करना आती है यहाँ पे, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म तो नहीं है, डिटर्मिनेंट तो नहीं है। आप x को 2 पुट करने से आपके पास ये लिमिट आ जाएगी। सेम इज द केस विद मेनी एग्जांपल्स आफ्टर दिस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एक थ्योरम आ गया, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट्स। सीक्वेंस की मदद से कैसे देखा जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, वेरी सिंपल। अगेन, A is subset of R as usual. C is a cluster point of A. C एक cluster point है. F is a function from A to R. The two statements are equivalent. First one, limit of the function is L as x approaches to C. Second one, आप जरा देखें कि फर्ज करें मैं जरा A को लाइन पे लगाने के बजाय इस तरह दिखाता हूँ कि ये A है, फर्ज करो कि ये R है, फंक्शन A से R पे। हम कहते हैं कि A पे हम कहते हैं कि C पे आप फंक्शन की लिमिट लें और वो एक नंबर L आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू C, f ऑफ x इज इक्वल टू L। यानी ये x अप्रोच कर रहा है C को, इधर f ऑफ x अप्रोच कर रहा है L को। इसका सिक्वेंशियल क्राइटेरियन क्या है? सिक्वेंशियल क्राइटेरियन इज वेरी ऑब्वियस। नाउ आपने देख लिया है कि सी क्लस्टर पॉइंट है ए का, और आपने एक डेफिनेशन देखी है क्लस्टर पॉइंट की कि सी अगर ए का क्लस्टर पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक पूरा सीक्वेंस पड़ा होगा जो सी से डिफरेंट होगा और सी को कन्वर्ज करेगा। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि सी क्लस्टर पॉइंट है। लेकिन अब आप देखें, ये बात भी ऑब्वियस है कि अगर यहाँ एक सीक्वेंस पड़ा है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जब आप x1 पे f अप्लाई करेंगे, fx1, x2 पे f अप्लाई करेंगे, fx2, fx3, उसके क्रॉसपॉन्डिंग रेंज में भी एक सीक्वेंस खुद ब खुद बन जाएगा। और अगर ये रेंज में बनने वाला सीक्वेंस L को कन्वर्ज कर गया तो फिर आप कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ऐसा हुआ कि xn तो c को कन्वर्ज कर रहा है लेकिन f ऑफ xn L को कन्वर्ज नहीं कर रहा, फिर आप कहेंगे कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और इसे सिक्वेंशियल लिमिट, सिक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट्स कहते हैं। Okay, next is the divergence criteria. Let A is subset of R as usual. F is a function from A to R. C is a cluster point of A. If L is a number, is a real number, then F does not have limit L at C if and only if there is a sequence xn in A which converges to C, but f of xn does not converge to L. एक तो ये हो गया, तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन, इसकी लिमिट L नहीं है। नंबर 2, the function f does not have a limit at C if and only if there is a sequence xn in A, again there is a sequence xn in A which converges to C such that the sequence xn converges to C, but the sequence f of xn does not converge in R, यानी वो सिरे से कन्वर्ज ही नहीं करता,
तब भी आप कहेंगे लिमिट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, यानी दो केसेस हैं जब वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और ये भी सिक्वेंशियल क्राइटेरियन ही है। पहला केस तब है कि जब आपका एक्स एन तो सी को कन्वर्ज कर रहा है, एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेंट है लेकिन एल को कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे कि इसकी जो लिमिट है वो एल नहीं है। दूसरे केस में आपका सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर रहा है सी को, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स एन जो है वो कन्वर्जेंट ही नहीं है। ठीक है, अगली बात ही खत्म होगी। उस सूरत में भी आप कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट सी पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आगे चल के आप काफ़ी सारी देख सकते हैं। इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 over x डज नॉट एग्जिस्ट इन आर, ये लिमिट आर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, ये बहस अपनी जगह पे कि अगर वो लेफ्ट लिमिट, अगर वो x लेस देन 0 हो तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाता है, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो वो प्लस इन्फिनिटी आ जाता है। दोनों सूरतों में दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन आर। इसे सीक्वेंशियल क्राइटेरियन में एक सीक्वेंस लेके बताया भी हुआ है कि आप किस तरह से इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा क्राइटेरियन है। वो ये है कि आपने अब करना क्या होता है, आपने अब एक्स अप्रोचेस टू 0 है, आपने एक सीक्वेंस ऐसा लेना है जो 0 को कन्वर्ज करता है। वो 1 over n ले ले, 1 over n 0 को कन्वर्ज कर रहा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो डोमेन में सीक्वेंस बनेगा f1 over n, वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा। फंक्शन आपका 1 over x है तो ये 1 over n यहाँ आ जाएगा, ये n बन जाएगा, वो ये है। अब आपको पता है कि जब आप इसकी लिमिट लेंगे n की तो n तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ये तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। दिस सीक्वेंस n is 1 2 3, दिस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब डोमेन में आपने सीक्वेंस लिया था 1 over n जो कि 0 को कन्वर्ज कर रहा था, उसके करस्पॉन्डिंग f of x n is divergent, so the limit does not exist. So limit 1 over x does not exist as x approaches to 0. ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल इज आल्सो वेरी इजी टू प्रूव। ये साइन फंक्शन है या सिग्नम फंक्शन कहलाता है। व्हेन x is greater than 0 it gives 1, when x is less than 0 it gives -1। तो आप कह सकते हैं कि ये साइन शो करता है। इस फंक्शन f of x का आंसर अगर 1 हो तो उसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव है, -1 हो तो उसका मतलब वो नंबर नेगेटिव है। वेरी ऑब्वियस कि आप देख सकते हैं कि इसकी लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती। आप यूँ भी कह सकते थे कि इसकी राइट लिमिट 1 है, लेफ्ट -1 है, लिहाजा ये इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सिक्वेंशियल क्राइटेरियन से भी आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। एक सीक्वेंस ले लें 1 over n, 0 को कन्वर्ज करेगा, उस पर जब फंक्शन अप्लाई करेंगे आप, क्योंकि 1 over n सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो उनसे बनने वाला जो सीक्वेंस है f of x n वो 1 को कन्वर्ज कर देगा। और अगर आप इसको बदलें 1 over n नेगेटिव नंबर से, इसकी लिमिट भी 0 ही है, तो इस पे भी लिमिट वही आनी चाहिए जो 1 over n से आ रही है, जबकि -1 over n नेगेटिव है। जब आप इसके साथ फंक्शन की वैल्यूज निकालेंगे तो वो -1 को -1 आएंगे, यानी -1 को कन्वर्ज करेगा। तो आपने देखा कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो वो यूनिक होती है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस आपने लिया जो 0 को कन्वर्ज कर रहा था, उसके करस्पॉन्डिंग जब आपने रेंज के अंदर सीक्वेंस बनाया तो वो 1 को कन्वर्ज कर गया। एक दूसरा सीक्वेंस लिया जो कि 0 को कन्वर्ज कर रहा है, जब आप उसके करस्पॉन्डिंग लिया तो वो -1 हो गया। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती तो जो भी सीक्वेंस आप लेते जो 0 को कन्वर्ज करता, उसके करस्पॉन्डिंग रेंज का सीक्वेंस उसने उसी नंबर को कन्वर्ज करना था। दो डिफरेंट नंबर्स की वजह से आप कह सकते हैं दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगेन वी हैव एन एग्जांपल, वेल नोन एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 1 over x डज नॉट एग्जिस्ट इन R। इसका ग्राफ आपके सामने है, आप कोशिश करें इसको समझने की कि 0 पे क्या होता है। राइट साइड से ये बड़े पुराने तरीके से लेफ्ट साइड से आ रहा था, और जब इसको 0 नज़र आया तो ये बेहाल हो गया, कभी ऊपर को जाएगा कभी नीचे को, इतना तेज़ी से जा रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है कि आप बता ही नहीं सकते कि 0 से लेफ्ट पे ये कहाँ है, ये 1 पे है, ये -1 पे है, इसका ग्राफ कहाँ है। सेम इज़ द केस आफ्टर 0 के बाद भी ऐसा ही होता है। अचानक ये आइसोलेट करता है इतना तेज़ी से कि आप नहीं बता सकते कि 0 से पहले ये 1 पे है या -1 पे है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसकी दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ना लेफ्ट लिमिट ना राइट लिमिट, और सिक्वेंशियल क्राइटेरियन से भी इसे आप कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दीज आर सम एक्सरसाइजेस फॉर योर प्रैक्टिस। नेक्स्ट आर द लिमिट थ्योरम्स। लिमिट के थ्योरम है कुछ बड़े आसान। फर्स्ट वन, लेट ए सबसेट ऑफ आर, वेरी ऑब्वियस, फंक्शन ए से आर पे होना है, सी ने क्लस्टर पॉइंट होना है,
We say that f is bounded on a neighborhood of C if there exists a neighborhood, delta neighborhood of C and a constant m such that the function f of x is less equal to m for all those x which are in a intersection neighborhood of C. This is very obvious. बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ. एक फंक्शन बाउंडेड होता कब है, उसका तरीक़ेकार ही ये है कि when f of x mod is less than m for all x in domain, तो फिर वो फंक्शन बाउंडेड हो जाता है. ये तो हो गया ओवरऑल फंक्शन बाउंडेड. अच्छा, अब यहाँ पे बात ओवरऑल फंक्शन के बाउंडेडनेस की नहीं हो रही. यहाँ पे जस्ट ये कहा जा रहा है कि f of x mod is less than m for all x in a intersection neighborhood of C. सिर्फ ये कहा जा रहा है कि फंक्शन ठीक है ओवरऑल हो सकता है ये अनबाउंडेड हो, बाउंडेड ना हो, लेकिन कम से कम C पॉइंट के गिर्द एक नेबरहुड या एक इंटरवल ऐसा है C माइनस डेल्टा टू C प्लस डेल्टा जिसके अंदर ये फंक्शन बाउंडेड है. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि f इज बाउंडेड ऑन अ नेबरहुड का क्या मतलब है कि C के गिर्द एक ओपन इंटरवल ऐसा है जिस पे आपका फंक्शन बाउंडेड है. दिस इज called the boundedness of f on a neighborhood of C. Why this is important? Okay, next theorem shows that the importance of this result. Statement is, अगर A subset है R का as usual, f is a function from A to R, C is a cluster point, okay, then f is bounded at some neighborhood of C. दोबारा सुनिए, रिजल्ट क्या कहता है? रिजल्ट ये कहता है कि अगर किसी भी फंक्शन f of x की किसी पॉइंट C पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, दिस फंक्शन हैज ए लिमिट एट ए पॉइंट C, तो उसका मतलब ये होगा कि फिर आप यानी वहाँ पे आपको लिमिट एग्जिस्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि फिर आप ये कह सकते हैं कि C के गिर्द कम अज़ कम एक इंटरवल ऐसा ज़रूर होगा जिस पे आपका फंक्शन बाउंडेड होगा. ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इम्प्लाइज द लोकल बाउंडेडनेस. ठीक है, शायद आप समझ गए मेरी बात को कि अगर फंक्शन की लिमिट किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है तो फिर वो फंक्शन उस पॉइंट के गिर्द किसी ना किसी इंटरवल पे जरूर बाउंडेड होता है. यानी द रिजल्ट इज बाउंडेडनेस. द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इम्प्लाइज लोकल बाउंडेडनेस. ओवरऑल वो हो सकता है अनबाउंडेड हो, लेकिन उस पॉइंट के गिर्द जिस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट किया करेगी उसके गिर्द जरूर वो बाउंडेड होगा. ठीक है, यानी एक इंटरवल उसके गिर्द जरूर ऐसा होगा जिस पे वो बाउंडेड होगा. नेक्स्ट आर वेरी ट्रिवियल रिजल्ट्स अबाउट द लिमिट्स. लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ द लिमिट्स. लिमिट ऑफ स्केलर मल्टीपल इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ द लिमिट्स. प्रोडक्ट रूल एंड द क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट में जस्ट आप ख्याल करते हैं डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम आता है. ठीक है, तो दीज आर वेरी वेरी ऑब्वियस, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. Their proofs are very simple. इस रिजल्ट को आप n फंक्शन के लिए भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सम ऑफ n के लिए है, इन्फिनिट सम के लिए नहीं है. वी विल डिस्कस इन द चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस. These are very easy examples of limits you can easily calculate, and you have lots of example in first year, second year classes. You can quote there. All these are very easy example. This one, every polynomial function is continuous, and the ratio of two polynomial, quotient of two polynomial, product of two polynomial, and this is well known sandwich or skis theorem. Very very simple. A सबसेट है R का, तीन फंक्शन A पे डिफाइंड है, C A का क्लस्टर पॉइंट है, उन फंक्शन का ये रिश्ता है f of x less equal to g of x less equal to h of x, and f of x h of x both have same limit L, then the middle function will also have same limit L. ठीक है, इसके हम इसकी एप्लीकेशन बहुत है. साल के तौर पे आपको याद है एक थ्योरम प्रूव करते हैं लिमिट की, limit x approaches to 0 sin x by x is equal to 1. We prove this with the help of this sandwich theorem. Another example we have, we know that sin 1 over x is between minus 1 and plus 1, and suppose x is positive, we have minus x less equal to
एक्स साइन 1/x एक्स इक्वल टू एक्स, इसकी आप जब लिमिट फाइंड करते हैं एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो लेफ्ट साइड पे भी जीरो, राइट साइड पे भी जीरो, तो आप कहते हैं ये इसकी लिमिट भी जीरो है। सेम इज द केस व्हेन एक्स इज नेगेटिव। ठीक है, आप इसे प्रूव कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल वेयर वी यूज दिस थ्योरम। दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, many examples you can find in literature. Okay, next one is a theorem, and the statement is, let A is a subset of R. As usual, f is a function from A to R, C is a cluster point of A. If the limit is non-negative, or the limit is negative, both cases. First we see if the limit is greater than zero, non-negative. ठीक है, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि आपने फंक्शन की लिमिट फाइंड की सी पे और वो पॉजिटिव आई, लिमिट इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये होगा कि सी के गिर्द एक ओपन इंटरवल ऐसा मिल जाएगा, एक नेबरहुड ऐसी मिल जाएगी कि जहां पे फंक्शन रहेगा ही पॉजिटिव। वेरी ऑब्वियस रिजल्ट कि अगर किसी फंक्शन की सी पॉइंट पे लिमिट पॉजिटिव है, तो फिर उस पॉइंट के गिर्द पूरा एक इंटरवल आपको ऐसा मिल जाएगा जहां फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। सेम इज द केस कि अगर आपका जो फंक्शन है उसकी लिमिट किसी पॉइंट पे लेते हैं और वो नेगेटिव आती है, तो फिर उस पॉइंट के गिर्द पूरा एक इंटरवल आपको ऐसा मिल जाएगा जहां फंक्शन हो गई नेगेटिव। ठीक है, ये फंक्शन की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में आ गया कि लिमिट से आपको पता चल जाता है कि लिमिट अगर किसी पॉइंट पे पॉजिटिव है तो फिर उस पॉइंट के गिर्द एक छोटे से इंटरवल में जरूर वो फंक्शन पॉजिटिव रहा होगा। एक प्रिडिक्शन है उसके बारे में। ठीक है, लिमिट आपको ये बताती है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पे नेगेटिव है, इसका मतलब है उस पॉइंट पे कि गिर्द किसी इंटरवल में वो फंक्शन नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रिडिक्शन है फंक्शन वैल्यूज के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम हो गया। इसके बाद एक एक्सरसाइज है आपके लिए, एंड देन वी हैव वन साइडेड लिमिट्स, द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अच्छा, इसमें क्या होगा? अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में ये आपका सी है। ठीक है, आप इंटरवल बनाते हैं, एक तरफ ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इधर ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। आप सी को, आपका एक्स सी को अप्रोच करना चाहता है। नाउ यू हैव टू वेज, लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है, राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है। जब वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो डोमेन है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से सी के दरमियान रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। यहाँ से जो लिमिट आएगी उसे हम लेफ्ट लिमिट कहेंगे। और जब वो अगर एक्स सी से बड़ा है, राइट साइड से सी को अप्रोच करता है, तो फिर उसका मतलब ये होगा कि आपकी जो डोमेन है वो हो जाएगी सी रूटीन केस फॉर यू टू फाइंड द left limit and right limit, and you know that limit exists if and only if both limits are same, and we have lots of examples where if the limit left right limit are different, we say that the limit does not exist. ठीक है, अच्छा, next is the result. This is about sequential criterion. Now I will assign you कि आप जो sequential criterion पढ़ा था लिमिट का, उसे आप इस पे जरा अप्लाई करें। जस्ट क्या फर्क पड़ेगा उसमें, ये सी प्लस आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट लेंगे जब, तो आपका सी जो है वो ये साइड पे पड़ा होगा, सी से आपका जो एक्स है वो इस साइड पे पड़ा होगा, सी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इफ एंड ओनली फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू सी सच दैट एक्स एन इज ग्रेटर देन सी। बस ये फर्क पड़ जाएगा कि वो जो सीक्वेंस है एक्स एन वो भी ग्रेटर देन सी होगा, तो राइट साइड से अप्रोच करेगा सी को। और जब लेफ्ट लिमिट कहेंगे तो आप कहेंगे कि एक्स एन इज लेस देन सी, तो जो सीक्वेंस लेंगे एक्स एन वो सी से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, विद दीज ऑब्वियस चेंजेस यू कैन अंडरस्टैंड द सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, एंड देयर आर सम अदर theorems. A limit exists if and only if left limit is equal to right limit, and then there are so many examples where the limits are same and in some examples the limits are different. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इनफाइनाइट लिमिट्स। ठीक है, दो एग्जांपल की मदद से बड़ा अच्छा ऐसे समझ सकते हैं। एक हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। दिस इज डिफाइंड फॉर
ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। दूसरा फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, सेम डोमेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये इनके ग्राफ आपके सामने। अब आप देखें, अगर आप 0 पे इसकी लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, बिकॉज 0 इज द लिमिट पॉइंट फॉर दिस सेट। ठीक है, आप याद रखें इस वक्त जो डोमेन है ए, वो आपके पास r-0 है। ठीक है, जस्ट 0 इसका इस सेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन 0 इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, कैसे इसका लिमिट पॉइंट है? सेकेंड डेफिनेशन यूज करें लिमिट पॉइंट की, तो आपके पास सेट ए में एक सीक्वेंस पड़ा है 1/n जो 0 को कन्वर्ज कर रहा है, लिहाजा 0 इसका क्लस्टर पॉइंट है दोनों सूत्रों में। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर 0 इज द क्लस्टर पॉइंट। अब इसकी लिमिट देखते हैं हम 0 पे क्या होगी। ये 0 है, ये ग्राफ है 1/x² का। नेगेटिव नंबर से आप देख रहे हैं ग्राफ इसका ऐसे ऊपर को जा रहा है, और जैसे जैसे फंक्शन लेफ्ट साइड से 0 के करीब आ रहा है, आप देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है बगैर किसी बाउंड के, यानी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रही है। फंक्शन की वैल्यूज ये है, ये ऊपर जाती जा रही है अचानक से। राइट साइड से भी सेम सिचुएशन, जैसे जैसे आप 0 को अप्रोच करते हैं एक्स पे, वाई की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू आपकी बगैर किसी बाउंड के बढ़ती है और पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब अपना एक रिजल्ट यूज करें। आपने रिजल्ट ये पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो उस पॉइंट के गिर्द आपको एक इंटरवल ऐसा जरूर मिलेगा जहां फंक्शन बाउंडेड होगा। अब 0 के गिर्द आप कोई भी इंटरवल लेते हैं तो आप देखें आपका जो फंक्शन है ये अनबाउंडेड है, इट गोज टू प्लस इन्फिनिटी 0 के करीब, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड से सेम बिहेवियर है। तो 0 के गिर्द किसी भी नेबरहुड पे आपका फंक्शन बाउंडेड नहीं है। ठीक है, लिहाजा 0 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज 1/x² इज नॉट बाउंडेड ऑन एनी नेबरहुड ऑफ 0, so it cannot have the limit in the sense of the definition 4.1.4. ठीक है, तो ये लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। अब रह गया मामला इन्फिनिटी का, तो ये सैम्पल्स हैं, प्लस इन्फिनिटी हमें इससे आसानी और सहूलत मिल जाती है, नेगेटिव इन्फिनिटी से भी, लेकिन ये रियल नंबर्स नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कैसे डिफाइन किया करेंगे कि एक फंक्शन की जो लिमिट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी है। ठीक, इसे हम इनफाइनाइट लिमिट्स कहते हैं। सपोज लिमिट x approaches to a number c, f of x is plus positive infinity, where f is function from a to r, c is the cluster point of a as usual. अब आप देखें इसका क्या मतलब है कि जब x, फर्ज करो ये c है, x जब c के जाने बढ़ता है तो आपका फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन आर अल्फा ग्रेटर देन 0, आप कोई भी रियल नंबर, साल के तौर पे फर्ज करो आप यहाँ लें, ये रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंडिंग ऑन अल्फा सच दैट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी ग्रेटर देन अल्फा व्हेनेवर 0 लेस देन x माइनस c लेस देन डेल्टा। जब भी x माइनस c लेस देन डेल्टा होगा, फंक्शन की वैल्यू जो है वो अल्फा से बढ़ जाएगी। आसान लफ्जों में मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर ऐसा हो कि आप कोई भी नंबर सपोज करें अल्फा, और किसी स्टेज पे सी पॉइंट के गिर्द फंक्शन की वैल्यू उससे भी बढ़ जाए, ठीक है, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि फंक्शन की जो लिमिट है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, क्योंकि अल्फा आप बढ़ा सकते हैं, अल्फा आप यहाँ रख लें, फंक्शन की वैल्यू उससे भी बढ़ गई है, अल्फा यहाँ रखा, फंक्शन की वैल्यू उससे भी बढ़ गई है। जहां मर्जी आप अल्फा लें, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, उससे भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि देयर इज नो अपर बाउंड फॉर दिस फंक्शन, सो द लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेम इज द एंड सेम एनालॉग फॉर नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये होगी हमारी लिमिट एप्सिलॉन डेल्टा या अल्फा डेल्टा की फॉर्म में। इस तरह से आप बयान कर सकते हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए भी आप इसी किस्म का मैकेनिज्म बना सकते हैं कि अगर आपका फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव इन्फिनिटी। क्या मतलब होगा नेगेटिव इन्फिनिटी का? नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब ये होगा कि आप कोई सा भी नंबर सपोज करें, एनी रियल नंबर,
अल्फा इन आर, अब चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो, योर फंक्शन विल बी लेस देन अल्फा, आपका फंक्शन अल्फा से भी नीचे हो जाएगा, सच दैट या वेन एवर जीरो इज इन द नेबरहुड ऑफ इन सम डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी। ठीक है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। आप इसे ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं। एक फंक्शन हमारे पास है 1/x, इसके ग्राफ पे अगर आप नज़र डलाएं कमिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका x है, आपका x जब जीरो को अप्रोच करता है तो आपका फंक्शन, अब आप यहाँ कोई भी नंबर रियल नंबर ले, अल्फा फर्ज करो ये है, आपके फंक्शन की वैल्यू उससे भी नीचे चलेगी। अब आप कैम फर्ज करें अल्फा ये है, फंक्शन की वैल्यू और नीचे चलेगी, अल्फा ये है उससे भी नीचे चलेगी। योर फंक्शन हैज वैल्यू at some x which is less than every real number. It is only negative infinity which is less than every real number. So this is the case when your function has limit negative infinity. Now you can understand these very easily, these two definitions, when function tends to positive infinity or when function tends to negative infinity. Next are two very good examples to illustrate these limits, negative infinity and positive infinity. Look at these examples. आसान। अब आप इन एग्जाम्पल्स को देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर लिमिट एट इंफिनिटी। दिस इज फर्स्ट फंक्शन इज 1/x के, जब आप इसकी लिमिट लेते हैं x अप्रोचेस टू 0 इट गोज टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, x को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे नेगेटिव नंबर से या पॉजिटिव नंबर से, दोनों साइड से, एक्स स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव इंफिनिटी हो जाएगा। इसके बरक्स when we take limit x approaches to 0 1/x, this limit does not exist. Why this limit does not exist? लिमिट ये भी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। 1/x ये इसका बिहेवियर मुख्तलिफ है, आपने ग्राफ में देखा होगा, ये इसका ग्राफ है इस तरह का। जब आप आते हैं राइट साइड से, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव 0 1/x, यहाँ राइट साइड से आते हैं तो आप देखते हैं कि ग्राफ आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहा है। जब आप लेफ्ट साइड से आते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, फिर आप देखते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहा है, इस तरह से नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये यूनिक भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपको तरीका मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 0 माइनस का मतलब होता है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/0 माइनस h, क्योंकि नेगेटिव लिमिट है, तो ये -1/h किसको अप्रोच करेगा जब h 0 होगा? ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 1/x जब लेंगे, राइट लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, हम 0 प्लस h लेंगे, h अप्रोचेस टू 0, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिट डिफरेंट आती है। इसी फैक्ट की वजह से हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पैदा होता है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻1/x क्या होगा? तो इसके आंसर भी डिफरेंट होंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस e⁻1/x, दिस इज इक्वल टू, अब जब x पॉजिटिव, जब 0 प्लस यानी राइट लिमिट लेंगे 0 पे, तो 1/0 पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आंसर विल बी पॉजिटिव इन्फिनिटी। वेयरएज जब आप ये 0 माइनस लेफ्ट लिमिट लेंगे e⁻1/x, तो क्योंकि जब लेफ्ट लिमिट लेंगे तो 1/-0 ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, e⁻⁻∞ 0। इसलिए आपको 1/x जब भी आते हैं लिमिट के अंदर, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज द लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स आर नॉट सेम। ठीक है, तो आपने इसका ख्याल रखना है। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ लिमिट्स, एंड द नेक्स्ट वन इज, okay, this is just like the comparison test. If f of x is less equal to g of x and limit of f of x is plus infinity, अगर यही प्लस इन्फिनिटी हो जाए तो g of x उससे बड़ा है, फिर g of x भी पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। और अगर लिमिट ऑफ g of x is नेगेटिव इन्फिनिटी
नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो फिर एफ ऑफ एक्स तो उससे छोटा है, वो भी नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। ये दो रिजल्ट्स आप कंपैरिजन टेस्ट के तौर पे बता सकते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटीज की मदद से। ये एनालॉग है इन्फिनिटी लिमिट्स का लेफ्ट हैंड के लिए और राइट हैंड के लिए, ठीक है। एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस का मतलब कि आपका एक्स सी से पॉजिटिव इन्फिनिटी साइड पे है, ठीक है, तो आपकी डोमेन का वो हिस्सा लेंगे जो सी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और लेफ्ट लिमिट के लिए क्या होगा, डोमेन का वो हिस्सा लेंगे जो सी से नेगेटिव इन्फिनिटी साइड पे है, ठीक है, सेम केस। देयर आर एग्जाम्पल, 1/x की एग्जाम्पल में आप इसे डिस्कस कर चुके हैं। अब एक है ना, एक दूसरी टाइप है लिमिट्स की, लिमिट्स एट इन्फिनिटी। अगर आप इन्फिनिटी पे लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, उसे हम कहेंगे लिमिट्स एट इन्फिनिटी। किसी भी फंक्शन का इन्फिनिटी पे बिहेवियर, अब आप जानते हैं इन्फिनिटी इसकी डोमेन में तो शामिल नहीं होता, ठीक है, ए सबसेट है आर का, तो इन्फिनिटी इसकी डोमेन में तो शामिल नहीं है, लेकिन इसे लिमिट पॉइंट लिया जाता है, क्लस्टर पॉइंट लिया जाता है इसको, तो आप लिमिट एट इन्फिनिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक वेल नोन एग्जांपल आपको देता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी 1/x goes to 0, इट गिव्स अ रियल नंबर। इन्फिनिटी पे भी लिमिट्स एग्जिस्ट कर जाती हैं बाज़ औक़ात। अच्छा, अब आप डेफिनेशन देखें इसकी, हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। A is a subset of R, f is a function from A to R. Suppose that A to infinity is subset of A, यानी आप इन्फिनिटी की साइड पे कुछ हिस्सा आप ले रहे हैं A के अंदर for some A. We say that L is the limit of R as x approaches to positive infinity, ठीक है, and we write, यानी हम फर्ज ये कर रहे हैं कि लिमिट x approaches to infinity f of x is a real number L, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इसे कैसे बयान करेंगे, हम इसे ऐसे बयान करेंगे कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर k सच दैट कि जब x उस k से आगे चला जाएगा तो फिर आपका f of x L को अप्रोच कर जाएगा, यानी इनका जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। दिस वन, इस तरह से फिर आप इसे डिफाइन करेंगे। ये समझने के लिए बड़ी सादा सी बात है कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, f of x अप्रोचेस टू L। इसका क्या मतलब है कि जब आपका फंक्शन L को अप्रोच कर रहा है, यानी आपने एक एप्सिलॉन तय करना है, ये एप्सिलॉन है, आपका जो फंक्शन है वो L के एप्सिलॉन से भी करीब हो जाएगा, लेकिन कब होगा, when your x is very very large। कहने का मकसद ये है कि आप f of x को L के जितना करीब ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं। करना क्या होगा, एक स्टेज ढूंढनी पड़ेगी कि जब x उस नंबर k से भी बड़ा हो जाए तो आपका f of x L के करीब आ जाएगा, बिकॉज f of x approaches to L when x approaches to infinity। तो इसका मतलब ये है कि आप x को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे फंक्शन L के करीब होता जाएगा। दिस इज लिमिट एट इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए भी आप सेम मेथड यूज करके इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन अगेन दिस इज द सिंपली सिक्वेंशियल क्राइटेरियन, जस्ट लाइक बिफोर। लिमिट एट इन्फिनिटी के लिए भी आप एक सिक्वेंशियल क्राइटेरियन आप बता सकते हैं। आप कहेंगे कि आपका जो फंक्शन है उसकी लिमिट L है इन्फिनिटी पे, इफ फॉर एवरी सीक्वेंस xn which goes to positive infinity, f of xn goes to the limit L. Same is the case for negative infinity. Now you have lots of example. 1/x की एग्जाम्पल है, 1/x की लिमिट आप इन्फिनिटी पे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो 0 है। 1/x² को भी आप इन्फिनिटी पे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी लिमिट वो भी 0 है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल आपके पास आ गई जिनमें आप लिमिट्स एट इन्फिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। Next is a mixed case. You find the limit at infinity and you get infinity, ठीक है। That is, इसके आप लिखने आप इसे यूं बयान करेंगे कि x approaches to infinity, f of x also approaches to infinity. That is, for every alpha greater than 0, you can find a stage k greater than 0, such that your f of x is greater than alpha whenever your x is greater than k, ठीक है। यानी x भी जब x बढ़ जाएगा f of x भी बढ़ जाएगा।
x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लास्ट में ये हमारे पास बड़ा यूजफुल रिजल्ट है, जस्ट लाइक बिफोर, जैसे आपने एक बेसिक कंपैरिजन टेस्ट टाइप रिजल्ट पढ़ा, ये एक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट टाइप आपका रिजल्ट आपको याद रहेगा। Again, as usual, A is the subset of R, which is domain for two function f g, and suppose A to infinity is in domain of these function, because आप infinity पे जाना चाह रहे हैं लिमिट्स को, A से infinity इंटरवल कोई सा आपको लेना पड़ेगा जिसमें आप x आपका infinity को अप्रोच करेगा। And if the limit f of x over g of x is equal to a finite real number, which is non-zero number L, then यानी आपके पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, इसमें कोई कंडीशन नहीं, जी ऑफ एक्स, इसमें कंडीशन है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसकी जो रेशियो है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, उसकी लिमिट आपने फाइंड की, आपको एक रियल नंबर मिला। ये रियल नंबर ना तो इन्फिनिटी होना चाहिए ना ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। देन यू हैव टू रिजल्ट्स। अगर ये पॉजिटिव है और एफ ऑफ एक्स की लिमिट इन्फिनिटी है, ठीक है, और ये पॉसिबल है, आप जानते हैं अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की लिमिट इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म समटाइम जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको लिमिट फाइंड हो जाती है वहाँ से, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल कि आपकी लिमिट फाइनाइट हो लेकिन एफ ऑफ एक्स की लिमिट इन्फिनिटी हो, ठीक है। तो क्या होगा, तो फिर उस सूरत में लाजमी तौर पर जी ऑफ एक्स की लिमिट भी इन्फिनिटी होगी, और अगर जी ऑफ एक्स की लिमिट इन्फिनिटी है तो लाजमी बात है एफ ऑफ एक्स की लिमिट भी इन्फिनिटी होगी। यानी अगर एक की लिमिट आपको पता हो तो आप दूसरे की लिमिट के बारे में जान कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये नेगेटिव हो, ठीक, तो फिर क्या होगा, देन इफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन f इज नेगेटिव देन लिमिट ऑफ द फंक्शन g इज पॉजिटिव, ठीक है। इसे आप प्रूव कर सकते हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की तरह। यहाँ पे भी ये बेसिक इनइक्वालिटी है, आप इसे लगा के इसे प्रूव कर सकते हैं।